वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनीषास बायोकेम क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को इथेनॉल का इंट्रोडक्शन दिया था, उसका प्रिपरेशन कैसे होता है, उसका यूजेस क्या है, डीनेचर्ड अल्कोहल किसे कहते हैं एंड सो ऑन। और इथेनॉल में ही आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है वो दिखने में कैसा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, उसका टेस्ट कैसा है, स्मेल कैसा है एंड सो ऑन। क्लियर? तो ये काफी छोटा सा टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें आपको बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है। क्लियर? फिजिकल प्रॉपर्टी इथेनॉल इट मीन्स अल्कोहल आप सभी ने देखा ही होगा, या चलिए अल्कोहल आपने नहीं देखा है, अल्कोहल के नाम से आपको आइडिया नहीं मिल रहा है, तो जब भी कभी भी इंजेक्शंस आप लेने जाते हो, किसी को भी इंजेक्शन लगता है या आपके बॉडी के ऊपर जो भी वाउंड है, जो भी जख्म हो जाता है, उसे क्लीन अप किया जाता है, तो एक कलरलेस लिक्विड डॉक्टर या कंपाउंडर जो होते हैं वो यूज करते हैं। जब भी इंजेक्शन लगता हो तो कॉटन में वो एक लिक्विड लेते हैं और उसे हमारे बॉडी के ऊपर लगाते हैं टू स्टरलाइज आवर बॉडी। क्लियर? दिस लिक्विड इज अल्कोहल यानी इथेनॉल। तो अब तो आप सभी ने देखा होगा, आप सभी को याद आ गया कि क्या है वो, उसका कलर कैसा है? एनी कलर? नो, इट इज कलरलेस लिक्विड। ये लिक्विड है, कलरलेस लिक्विड है, देखने में बिल्कुल ये पानी की तरह ही लगता है। तो पहला इसका फिजिकल प्रॉपर्टी यही है कि इट इज कलरलेस लिक्विड। सेकंड वन इट इज वोलाटाइल सब्सटेंसेस। इट मीन्स कि जो आसानी से वेपोराइज हो जाए बिलो रूम टेम्परेचर। आप क्या करो, एक कटोरी में थोड़ा सा इथेनॉल यानी स्पिरिट ले लो और दूसरी कटोरी में सेम क्वांटिटी, मान लिया कि आपने 2 चम्मच स्पिरिट लिया तो आप 2 चम्मच पानी ले लो, दोनों को अलग अलग कटोरी में रख दो और उसे बिना डिस्टर्ब किए उसे वैसे ही छोड़ दो। क्या होगा? हम लोग क्या देखते हैं कि बहुत ही आसानी से थोड़े ही देर में स्पिरिट जो है वो डिसअपियर हो गया, वो दिख ही नहीं रहा है, वो कहाँ गया? वो वेपोराइज हो गया। एंड पानी भी वेपोराइज हो जाएगा, बट उसे कुछ समय लगेगा। तो वैसे लिक्विड जिनका बॉइलिंग पॉइंट होता है बिलो रूम टेम्परेचर और एट अ रूम टेम्परेचर इज नोन एज वोलेटाइल लिक्विड, यानी जो आसानी से वेपोराइज हो जाते हैं और वो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो स्पिरिट यानी अल्कोहल यानी इथेनॉल, ये क्या है? ये वोलेटाइल लिक्विड है। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बिलो रूम टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर पर ही ये इजिली वेपोराइज हो जाता है, यानी इसे कम एनर्जी मिलती है फिर भी ये वेपोराइज हो जाता है। इट इज वोलेटाइल लिक्विड। नेक्स्ट है प्लीजेंट स्मेल। आप कभी भी स्पिरिट को लेकर के या एथेनॉल लेकर आप स्मेल कीजिएगा तो एक अजीब सा प्लीजेंट स्मेल, यानी वो बदबू जैसा फील नहीं होता है, उसका एक अच्छा सा स्मेल होता है। साथ में बर्निंग सेंसेशन का मतलब होता है यदि आप उसे अपने स्किन पर लगाइए या आप उसे अपने जीभ पर यानी टेस्ट कीजिए तो कुछ एक जलन जैसा यानी एक बर्निंग सेंसेशन, एक फील होगा कि कुछ जलन जैसा फीलिंग्स आ रहा है, यानी कुछ जलने जैसी फीलिंग्स आ रही है। जलता नहीं है वो, वी कैन यूज इट, क्योंकि बियर में, वाइन में, इन सारे चीज़ों में तो अल्कोहल मिला रहता है, कफ सिरप में अल्कोहल मिला रहता है, बहुत सारे मेडिसिन में अल्कोहल मिला रहता है। वैसा थोड़ी ना होता है कि वो जल जाता है हमारे बॉडी में जाने पर, वैसा कुछ नहीं होता, बट इट फील्स बर्निंग सेंसेशन, क्योंकि वो काफ़ी मात्रा में हीट को लेकर वोलाटाइल यानी वेपोराइज हो जाता है और इस वजह से वो इजिली बर्निंग सेंसेशन देता है। नेक्स्ट है मिसिबल विथ वाटर। आसानी से ये पानी में घुलनशील हो जाता है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आप मेरे कमेंट सेक्शन में से जरूर लिखिएगा। नाउ दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉल। क्लियर? नाउ नेक्स्ट आता है अब केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉल। केमिकल प्रॉपर्टीज मीन्स
कि इथेनॉल किस तरह से रिएक्शंस करता है। तो ये मैं थोड़ा सा समझाती हूँ, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है, तो इसे समझना आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, नंबर 1, इट इज न्यूट्रल। न्यूट्रल इट मीन्स कि ना ही ये एसिड होता है ना ही ये बेसिक होता है। लिटमस पेपर का यूज करके हम लोग एसिड एंड बेस का पता लगाते हैं। तो जब इथेनॉल को लेकर लिटमस पेपर के ऊपर डाला जाता है तो ना ही ये लिटमस पेपर को ब्लू टू रेड करता है, ना ही ये रेड टू ब्लू करता है। इट मीन्स इट इज न्यूट्रल इन नेचर। ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिससे कि क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। सेकंड वन इज कंबशन। अब ये बताइए कि कोई भी हाइड्रोकार्बन कंबशन करके, इट मीन्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर कर क्या बनाता था? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड रिलीज करता था हीट एंड लाइट। चूंकि इथेनॉल भी एक हाइड्रोकार्बन है तो ये भी कंबशन करके यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, रिलीज करेगा हीट एंड लाइट। इथेनॉल इज अ वेरी गुड फ्यूल और इस वजह से ये इतना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट को रिलीज करता है जिससे वाटर जो निकलता है वो वेपोराइज हो जाता है। यानी यहाँ पर जो वाटर है इट इज वाटर वेपर। ये यहाँ जो वाटर निकलता है वो रहता है वाटर वेपर। क्लियर? तो इथेनॉल C2H5OH when react with oxygen it release carbon dioxide and water। यहाँ मैंने अप साइड में एरो इसलिए बनाया है ताकि ये पता चले कि ये गैसियस फॉर्म में है और ये रिलीज हो चुका है एंड देन इट रिलीज हीट एंड लाइट। चूंकि इतना अमाउंट ऑफ हीट निकलता है इसमें कि ये जो वाटर रिलीज होता है वो वाटर वेपर बना देता है। क्लियर? दिस इज द प्रोसेस ऑफ कंबशन। आपने जो भी हाइड्रोकार्बन की केमिकल प्रॉपर्टीज वाला वीडियो देखा है उसमें जो कंबशन है सेम यही कंबशन यहाँ है। तो आपके लिए याद करना बहुत ही आसान हो जाता है क्योंकि प्रोडक्ट्स तो हमारे सारे वही होते हैं, सिर्फ थोड़ा बहुत ही चेंजेस होता है क्योंकि यहाँ पे वाटर वेपर के फॉर्म में निकलता है और फिर आपको उसे बैलेंस कर लेना होता है। इस तरह से यदि आप स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियोस को देखते हैं एंड स्टेप बाय स्टेप सारे केमिकल इक्वेशंस को बार बार सुनिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपके लिए याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज इज ऑक्सीडेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन? टेल मी। फर्स्ट चैप्टर में मैंने आप लोगों को ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ाया था। ऑक्सीडेशन इट मीन्स अटैचमेंट ऑफ ऑक्सीजन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में यदि कहीं पर भी ऑक्सीजन का अटैचमेंट हो रहा है उसे ही तो हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से इथेनॉल को भी जब ऑक्सीजन दे दिया जाता है तो वो क्या करता है? वो ऑक्सीजन के साथ यानी कंबाइन कर लेता है। ऑक्सीजन जब इथेनॉल के साथ अटैच हो जाता है तो देखिए क्या होता है। ये मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊंगी, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा तो सारे इक्वेशंस आपको समझ में आ जाएगा और याद रखने में भी आसानी होगी। इथेनॉल CH3CH2OH, दिस इज इथेनॉल। इसे हमने ऑक्सीजन दे दिया। अब ये ऑक्सीजन कहाँ से मिला? ये ऑक्सीजन मिलता है किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से और इस रिएक्शन में जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो क्या होता है? वो होता है एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। क्लियर? एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट इट मीन्स 5% पोटेशियम परमैंगनेट को हम लोग NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में डाल देते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्या है? अल्कली है यानी ये एक बेस है। उसके सॉल्यूशन में हम लोग 5%
पोटेशियम परमैंगनेट डाल देते हैं। ये जो मिक्सचर तैयार होता है इट इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर। और भाई यदि ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इट मीन्स कि ये ऑक्सीजन देगा। दूसरा, या तो हम लोग एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट यूज करते हैं या हम लोग यूज करते हैं एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्लियर। एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन में हम लोग डालते हैं, यानी यहाँ जो एसिड यूज किया जाता है वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन में हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट को डाल देते हैं और जो ये मिक्सचर बनता है इट इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस रिएक्शन में हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में यूज करते हैं आइदर एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। दोनों में से किसी एक चीज को यूज किया जाता है, इसी वजह से एरो के ऊपर स्लैश देकर आप इसे लिखते हैं क्योंकि हमें या तो ये यूज करना है या इसे यूज करना है। और फिर हम लोग क्या करते हैं इथेनॉल, अब इथेनॉल ले लेते हैं, उसमें ड्रॉप वाइज हम लोग एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट डालते हैं और उसे वाटर बाथ पर हम लोग उसे गर्म करते हैं। वाटर बाथ इट मीन्स, ये मैंने पहले भी बताया था आपको बायो वाले चैप्टर में, हम लोगों ने क्या किया, वाटर लिया और उसे हीट करना शुरू किया। ये वाटर गर्म होता है एंड देन हम लोग इसमें अपने मिक्सचर को, यानी इसके अंदर क्या है मौजूद, इसके अंदर हमारा इथेनॉल मौजूद है। क्लियर। और ये पहले तो पानी गर्म हुआ और इस पानी के हीट से, पानी की गर्मी से इथेनॉल हमारा गर्म होता है। इथेनॉल को यानी अल्कोहल को हमेशा इसी तरह से गर्म किया जाता है। क्यों? क्योंकि इथेनॉल इज हाईली इन्फ्लामेबल। जैसे ही डायरेक्ट कांटेक्ट में ये फायर किया आएगा इसमें भी आग लग जाएगी और एक्सीडेंट हो जाएगा। इस वजह से हमेशा इसे वाटर बाथ पर ही गर्म किया जाता है ना। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉप वाइज डालते हैं एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट और ड्रॉप वाइज डालते जाते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट का कलर होता है पर्पल या पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर होता है ऑरेंज। तो जैसे ही हम लोग डालते जाएंगे धीरे धीरे थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि इन या तो पोटेशियम परमैंगनेट कलरलेस हो जाएगा या पोटेशियम डाइक्रोमेट यदि हमने डाला है वो कलरलेस हो जाएगा। जैसे ही वो कलरलेस हो जाता है हम समझ जाते हैं कि हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। क्लियर। तो ये तो मैंने डिटेल बताया कि इस प्रोसेस को करते कैसे हैं। अब मैं ये बताने जा रही हूँ कि एक्चुअली इस रिएक्शन में होता क्या है। CH3CH2OH यानी इथेनॉल हम लोग लेते हैं और उसमें जैसे ही हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को डालते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर जो O लिखा हुआ है ये शो करता है इट इज नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन इट मीन्स 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। एक्चुअली नेचर में ऑक्सीजन एटॉमिक फॉर्म में तो रहता नहीं है, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है। ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि जब भी कहीं कोई रिएक्शन कर रहा हो ऑक्सीजन से तो वहाँ ऑक्सीजन के लिए आप लोग O2 लिखिए। क्यों लिखिए? क्योंकि ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में ऑक्सीजन नेचर में मौजूद रहता है। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि नेचर में अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहते हैं, वहाँ हम लोगों को रिएक्शन में उसे ही लिखना पड़ता है। एंड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन ये इसके एटम्स जो हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। क्लियर। और नहीं तो ये नेचर में मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहते हैं। तो जब किसी केमिकल रिएक्शन में कोई ऑक्सीजन
सिर्फ एक एटम के फॉर्म में रहे, जैसे यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने ऑक्सीजन दिया तो उसने एक एटम ऑक्सीजन दिया, ठीक है, वो एटॉमिक फॉर्म में उसने ऑक्सीजन दिया, तो इस ऑक्सीजन को हम लोग कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। और इसे लिखने का तरीका होता है कि इसे हम लोग ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं इस प्रकार से। क्लियर? तो इथेनॉल के साथ जब ये ऑक्सीजन जुटता है तब एक्चुअली होता क्या है, ये ऑक्सीजन आकर जुट जाएगा इस जगह पर, यहाँ पर इस जगह पर ये जुट जाएगा, और दूसरे ऑक्सीजन, यहाँ देखिए 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन है इस जगह पर, 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने दे रखा है। तो एक ऑक्सीजन तो आकर इथेनॉल के साथ जुट जाएगा, साथ में यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकलता है इस जगह पर, यानी कि ये वाला जो हाइड्रोजन है H2 ये निकलेगा, इस एक ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये बना देगा वाटर, और यहाँ पर इस कार्बन के साथ डबल OH, सॉरी यहाँ मैंने C लिखना छूट गया मुझसे, CH3C डबल OH। क्लियर? अब समझ में आया आपको इक्वेशन? एक ऑक्सीजन आकर इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया इसने, और यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकला, नेसेंट ऑक्सीजन का जो दूसरा एटम था ऑक्सीजन का उसके साथ मिलके उसने वाटर बना लिया, और यहाँ बन गया इथेनोइक एसिड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्योंकि इससे क्वेश्चंस काफी तरह से पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चंस, राइट द ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल। दूसरा क्वेश्चंस कि क्या होता है जब इथेनॉल को हम लोग आइदर अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ मिलाकर हीट करते हैं। तीसरा क्वेश्चंस कि इथेनॉल आफ्टर ऑक्सीडेशन क्या बनाता है, इथेनोइक एसिड बनाता है। चौथा क्वेश्चन कि इस रिएक्शन में यानी ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल विच ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वी यूज, कौन सा यूज करते हैं, तो आपको इन दोनों में से किसी भी एक का नाम लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे क्या पूछा जाएगा कि पोटेशियम परमैंगनेट में जो एल्कली यूज करते हैं कौन सी एल्कली है, दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट में इस रिएक्शन में एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट में किस एसिड का इस्तेमाल करते हैं, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। आपको एक रिएक्शन से देखिए कितने तरह के क्वेश्चंस निकल के सामने आ जाते हैं। तो जब आप किसी एक रिएक्शन को लेकर के इतने तरह से आप खुद से क्वेश्चंस बनाते हो, खुद से प्रैक्टिस करते हो, तो इक्वेशंस आपको खुद ब खुद याद हो जाते हैं। आई थिंक आप लोगों का ऑक्सीडेशन टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल में, एंड दिस इज सोडियम मेटल टेस्ट। सोडियम मेटल टेस्ट, इस रिएक्शन का इस्तेमाल हम लोग इथेनॉल को टेस्ट करने के लिए भी करते हैं। इथेनॉल को टेस्ट करने के लिए का मतलब ये होता है कि मान लिया कि 2 टेस्ट ट्यूब में सेम कलर एंड टेक्सचर वाला जो लिक्विड है वो आपको दे दिया गया। जैसे इथेनॉल देखने में बिल्कुल पानी की तरह लगता है, तो एक टेस्ट ट्यूब में पानी दे दिया गया, दूसरे टेस्ट ट्यूब में आपको इथेनॉल दे दिया गया। वैसे ही बहुत सारे बेटा ऐसे केमिकल होते हैं जो कि पानी की तरह लगते हैं, तो किसी दूसरे ऑर्गेनिक केमिकल या लिक्विड को दे दिया गया और बोला गया कि बताइए कि इसमें कौन सा इथेनॉल है। तो उस कंडीशन में हम लोगों के लिए एक टेस्ट रहता है विच इज सोडियम मेटल टेस्ट। क्लियर? अब ये सोडियम मेटल टेस्ट क्या है? एक्चुअली इथेनॉल के अंदर हम लोग सोडियम मेटल को डालते हैं, तो इथेनॉल सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है और रिलीज करता है हाइड्रोजन गैस। अब किसी भी पानी के अंदर से कोई गैस निकल के ऊपर की ओर आ रहा हो, कोल्ड ड्रिंक्स आप सभी पीते हो, फर्स्ट टाइम कोल्ड ड्रिंक्स को थोड़ा सा शेक कर लीजिए और उसके ढक्कन को खोलिए, क्या होता है? बहुत सारा झाग हमारा निकलने लगता है, एंड दिस, ये जो झाग निकलता है, दिस इज नोन एज एफेरेंसेस।
तो जब इफोवेंसेस यानी कि जो झाग निकल रहा है, ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि आपके कोल्ड ड्रिंक्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व किया गया था, प्रेशर को जैसे ही हमने ढक्कन खोला, प्रेशर उसका कम हो गया और हाई प्रेशर पर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसके अंदर डाला हुआ था वो निकलने लगा। यानी कभी भी किसी लिक्विड के अंदर जो गैस डिसॉल्व है वो बाहर की ओर निकलेगा तो वो झाग के साथ निकलेगा। दिस इज नोन एज एफोवेंसिस। तो इस रिएक्शन में एग्जैक्टली वही होता है। हाइड्रोजन गैस झाग की तरह ऊपर निकलने लगता है और हाइड्रोजन गैस का हम लोग टेस्ट कैसे करते हैं ये मैं बताती हूँ। पहले हम लोग इस रिएक्शन को समझ लें। C2H5OH यानी इथेनॉल जब सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो ये लास्ट वाला जो हाइड्रोजन है ये रिमूव हो जाएगा और इसके जगह पर सोडियम आकर अटैच हो जाएगा इस प्रकार से। C2H5OH के जगह Na। दिस इज नोन एज सोडियम एथॉक्साइड। क्लियर? एंड यहाँ जो हमारा ये हाइड्रोजन है, देखिए यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल है, यानी एक हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल से, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल से निकला हाइड्रोजन गैस। यहाँ मैंने अपसाइड डायरेक्शन में एरो इसलिए बनाया है ताकि ये पता चले कि हाइड्रोजन गैस हमारा ऊपर की ओर निकल रहा है। ये तो आपका था रिएक्शन। अब कैसे पता लगाएंगे कि भाई हाइड्रोजन गैस ही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं है, ऑक्सीजन गैस नहीं है? इसके लिए हम लोग ने पहले भी पढ़ा था, इसे चैप्टर 1 में भी पढ़ा था कि किसी भी रिएक्शन में जब हाइड्रोजन गैस निकल रहा हो तब ये हमें नहीं पता है कि कौन सा गैस है, तो यहाँ हम लोग लाते हैं बर्निंग स्प्लिंटर। बर्निंग स्प्लिंटर लाते हैं तो हाइड्रोजन गैस खुद ब खुद बर्न होता है यानी जलता है विद अ पॉपिंग साउंड। पॉपिंग साउंड इट मीन्स कभी भी आपने पॉपकॉर्न को भूनते हुए देखा होगा तो पॉप 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 इस तरह का साउंड प्रोड्यूस होता है। दिस इज नोन एज पॉपिंग साउंड। तो जैसे ही यहाँ से निकलने वाला बबल्स यदि फूटने लगे और वो हल्के से चिंगारी के साथ जले और गायब भी हो जाता है तुरंत विद द पॉपिंग साउंड, तो हम लोगों को पता चल जाता है कि वो हाइड्रोजन गैस है। तो जैसे ही इस रिएक्शन से झाग निकलना शुरू हुआ, हमने क्या किया कि बर्निंग स्प्लिंटर वहां ले आया। वो यदि पॉपिंग साउंड के साथ बर्न करने लगा इट मींस इट इज हाइड्रोजन गैस और हम लोगों को ये पता चल जाता है कि ओ द गिवन सब्सटेंस इज अल्कोहल और इथेनॉल because it react with sodium metal to release hydrogen gas। और इस तरह से इस रिएक्शन का इस्तेमाल हम लोग अल्कोहल को टेस्ट करने के लिए करते हैं। इज दैट क्लियर? ये आपका क्लियर हो गया ना? इसमें भी क्वेश्चंस बहुत तरह से पूछे जाते हैं कि हाउ वी कैन आइडेंटिफाई दैट द गिवन सब्सटेंस इज अल्कोहल और अनदर सब्सटेंस by using sodium metal and this reaction is known as sodium metal test। क्लियर? चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में। द नेक्स्ट रिएक्शन इज डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन इट मीन्स लॉस ऑफ वाटर। हमेशा याद रखिएगा डिहाइड्रेशन। कभी कभी हम लोग जनरल पेशेंट के लिए भी सुनते हैं भाई उसे डिहाइड्रेशन हो गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिहाइड्रेशन? यानी उसके शरीर से पानी निकल गया, उसके शरीर में पानी की कमी हो गई। तो यहाँ केमिस्ट्री में भी डिहाइड्रेशन का एग्जैक्ट वही मीनिंग होता है, डिहाइड्रेशन यानी लॉस ऑफ वाटर। तो इथेनॉल से यदि वाटर के एक मॉलिक्यूल को निकाल लिया जाए तो देखिए क्या होता है। CH3CH2OH। इज दैट क्लियर? CH3CH2OH दिस इज इथेनॉल। और बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट हमारे पास है, वो है सल्फ्यूरिक एसिड। कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड वो एक ऐसा एसिड है जो आसानी से किसी भी केमिकल से वाटर को रिमूव कर देता है। तो कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम लोग हीट करते हैं, कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड को नहीं सॉरी कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग डालते हैं अल्कोहल यानी इथेनॉल में, देन उसे 170 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं तो उसमें से पानी निकलता है। पानी इट मीन्स व्हाट? H2
O, यानी 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। अब ये कहां से निकलता है? ये OH, ध्यान से देखिएगा, इस तरह से देखने से आपको इक्वेशंस जल्दी याद हो जाएंगे। OH, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन तो यहां से निकल गया, एंड दूसरा हाइड्रोजन यहां से निकल गया। यहाँ इट मीन्स कि जो ये वाला कार्बन एटम है, सेकंड कार्बन एटम है, इसका मैंने सेकंड क्यों कहा, नोमेनक्लेचर में आपने सीख लिया ऐसे। जो सेकंड कार्बन एटम है इसके पास 3 हाइड्रोजन है, उसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो ये एक हाइड्रोजन इसका एंड OH ये मिलके बना देगा वाटर। अब हमारे पास क्या बचा? CH2 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 CH2। क्लियर? तो ये क्या बन गया हमारा? इथीन। क्लियर? यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बन गया हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बाय द प्रोसेस ऑफ डिहाइड्रेशन in the presence of conc sulfuric acid at the temperature 170 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से तोड़ तोड़ कर आप रिएक्शंस को पढ़िएगा तो आपके लिए रिएक्शन याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। एक बार में नहीं समझ में आए, वीडियोस को आप बार बार देखिए और आपको समझ में आना ही आना है। लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी जो है इथेनॉल की, वो है स्टेरिफिकेशन। स्टेरिफिकेशन, तो स्टेरिफिकेशन मैंने आपको काफी डिटेल में पढ़ा दिया है। इसके लिए एक अलग वीडियो स्टर के नाम से ही बना हुआ है, तो जिन बच्चों ने उस वीडियो को देखा है उन्हें स्टेरिफिकेशन समझाने की कोई जरूरत नहीं है। जिन्होंने नहीं देखा है तो आप मेरे उस वीडियो को जाकर जरूर देखिए। तो इस तरह से हमारे आज के वीडियो में क्या क्या क्लियर हुआ? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय।